जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम जीव विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। और पूरी पूरी संभावना है कि आने वाले रीट मेंस लेवल 2 साइंस के पेपर में और साथ ही सेकंड ग्रेड बायोलॉजी में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, अवश्य ही आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। टॉप 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही बेसिक और स्टार्टिंग वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। सही उत्तर है दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है और यह कथन हक्सले ने कहा था। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम पता लगाया था दोस्तों। कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर सेंटर या पावर हाउस या शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। हम सब 8वीं 9वीं क्लास से दोस्तों पढ़ते आ रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि कोशिका भित्ति, पर्णहरित और सेंट्रियोल, इन तीनों की उपस्थिति पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सर जॉन ग्रेगोर मेंडल को। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, 46 गुणसूत्रों की कुल संख्या 46, और जोड़े पूछे जाते हैं तो 23 जोड़े यानी 23 पेयर्स ऑफ गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम्स, ये सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी रोग ही, तीनों रोग ही आनुवांशिक रोग हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लड़का पैदा होगा जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो, एक्स वाई गुणसूत्र हो, एक्स 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 गुणसूत्र हो। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, जब एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़के का जन्म होता है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक संचारित रोग है दोस्तों, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग आगे फैलता जाता है। दोस्तों आपसे एक बात पूछनी थी, आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री बेस्ड टाइप जीके का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि हम वैसा वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। जैसे किसी शहर की भौगोलिक स्थिति, शहर की सांस्कृतिक, किसी राज्य की सांस्कृतिक कला संस्कृति या खेती कृषि की परिस्थितियाँ। तो अगर आप ऐसा वीडियो भी चाहते हैं कोई, तो ऐसा वीडियो हम बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो जीके के लिए बहुत अच्छे होते हैं और आप मनोरंजन देखते हुए ही उसमें काफ़ी कुछ याद और सीख जाते हैं ऐसी चीज़ों को। तो अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी राइट आंसर, यह डीएनए की क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवांशिकी की इकाई है और यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। तो तीनों ही ऑप्शन दोस्तों सही होंगे। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? सभी जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। इनके सिद्धांत को हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नाम से भी जानते हैं, कि प्रकृति हमेशा सर्वश्रेष्ठ का चयन करती है और जो प्रकृति के अनुसार अनुकूलित नहीं हो पाते या अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, प्रकृति उनका नाश कर देती है और जो जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो प्रकृति में बने रहते हैं और आगे संचालित होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो देखते हैं अगला प्रश्न, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? बहुत ही आसान और कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, मटर का पौधा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ वर्ग के अंदर इनको रखा गया है। मेंढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्वचा, क्लोम और फेफड़ों, तीनों द्वारा मेंढक श्वसन कर सकता है दोस्तों। ये एक विशेष
विशेषता है मेंढक की, इसे याद रखिएगा। त्वचा, क्लूम और फेफड़ों, इन तीनों के द्वारा ही मेंढक श्वसन कर सकता है। और ये क्वेश्चन कई बार पीएमटी की परीक्षाओं में भी आया है और इसमें छात्र सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो आज इसको आप कंठस्थ कर लीजिए कि मेंढक में श्वसन क्लोम, त्वचा और फेफड़ों द्वारा होता है। वास्तविक मछली कौन सी है? सही उत्तर है सी, हिप्पोकैम्पस। याद रखिएगा दोस्तों। मेंढक किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन डी, एम्फीबिया यानी कि उभयचर, दो जो जल और स्थल दोनों पर रह सकता है। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? निर्विवाद रूप से आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन सी, 4 कोष्ठ का इज द राइट आंसर। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बकरी। भैंस, बकरी, मनुष्य और व्हेल, इन सब स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा तो रक्त का तापमान होता है बकरी का होता है। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? यह भी एक निर्विवाद रूप से आंसर दिए जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गिल के द्वारा, क्योंकि ये जल में घुलित ऑक्सीजन को गिल के द्वारा ग्रहण करती हैं, इसलिए ये गिल के द्वारा सांस लेती हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? हमेशा आता है क्वेश्चन दोस्तों ये, ब्लू व्हेल। कई बार लोग इसका आंसर हाथी लिख देते हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। भले ही वो जलीय जंतु है, लेकिन इस बात स्तनधारी की हो रही है, तो सबसे बड़ा जल में रहते हुए भी वह व्हेल जो है एक स्तनधारी है, और धरती पर सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल है दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? राइट आंसर, ऑप्शन सी, हमिंग बर्ड। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है? सही उत्तर है दोस्तों ए, इनेमल। इनेमल जो है कशेरुक जंतु के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। हमारे जो दांत होते हैं उसकी ऊपरी परत इनेमल की ही बनी होती है दोस्तों, इसीलिए जीवन पर्यंत हम उसे खाना खाते रहते हैं और वो घिसते नहीं है कभी भी। व्हेल में श्वसन अंग किस श्वसन से अंग होता है? तो दोस्तों स्तनधारी है, अभी आपको बताया, तो श्वसन होगा व्हेल में फेफड़े के द्वारा, लेकिन उसकी व्यवस्था ऐसी होती है कि वह जल में घुलित ऑक्सीजन को भी ग्रहण कर सकती है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्राइमेट्स। ये याद रखिएगा। ऊतकों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है ऊतक। भाई कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग आपकी ये जो त्वचा है वो बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कि पुनरुत्पादन, जैसे किसी आप छिपकली की जो पूंछ कट जाती है तो कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है, स्टारफिश को आप कितने भी टुकड़ों में काट दें वो दोबारा नई स्टारफिश का जन्म ले लेती है, तो वह जो क्षमता होती है उनमें उपकला ऊतक या एपिथेलियम के कारण होती है। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तंत्रिका ऊतक, जो कि सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय, आमाशय, आहारनाल, त्वचा। तो याद रखिए दोस्तों, अरेखित पेशी ऊतक आमाशय में पाए जाते हैं यानी कि स्टमक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन और ये सभी। तो दोस्तों ये तीनों ही संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पेशी ऊतक जो है संकुचनशील या कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेशी पर हम कितना भी जोर डाल सकते हैं तो वह खिंच भी जाती है और वापस अपने रूप में भी आ जाती है। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, उस समय की स्थितियों से इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? इसे कहते हैं दोस्तों तंत्रिका ऊतक, जो कि हमें कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में आभास कराता है। गर्म चीज़ छू जाने पे हमें बताता है कि हमें हाथ हटाना, या ठंडी चीज़ का एहसास कराता है, तो इसे चेतना ऊतक, तंत्रिका ऊतक को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है श्वेत रक्त, हीमोग्लोबिन पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, लिम्फ में और एआर में, दोनों में। तो सही उत्तर है दोस्तों बी, लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सभी इसका उत्तर जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि।
मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? निर्विवाद रूप से उत्तर आएगा दोस्तों बी, 206 हड्डियां होती हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी। और शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों? तो उसका आंसर होगा हमेशा 300 हड्डियां शिशु के शरीर में पाई जाती हैं। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। जो टाइलिन एक एंजाइम होता है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारी लार में उपस्थित होता है। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो दोस्तों ये भी सभी को पता है, और नहीं है तो आज आप याद कर लीजिए, ऑप्शन डी राइट आंसर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, डायबिटीज। डायबिटीज रोग आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है इंसुलिन की कमी होने से। तो रोगी को या तो दवाइयों पर जाना पड़ता है, और उससे भी कंट्रोल नहीं होती है तो फिर उसे इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट कराना पड़ता है, तब जाके उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। कौन पोषक तत्व शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए दोस्तों, तो हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं, जैसे चावल, आलू, ग्लूकोज पाउडर पी लेना। तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तुरंत हमको ऊर्जा मिल जाती है दोस्तों काम के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? उत्तर है दोस्तों फेफड़ा। फेफड़े में ही गैस ऑक्सीजन आती है और यहीं से ही वापस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो गैसों का आदान प्रदान और विनिमय जो होता है वो फेफड़े में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई है दोस्तों, ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर ही जो होता है रुधिर जो होता है वो छनता है, उससे यूरिया और अन्य विषैले पदार्थ जो होते हैं, प्रोटीन, यूरिया, क्रिएटिनिन, वो अलग किए जाते हैं। इसलिए वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही डेली एक टॉपिक वाइज वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आता है। और जैसे भी आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट हो उस तरह के आप हमें कमेंट में बता दीजिए, तो वैसा वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।